हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसके संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज उत्तराखंड की हम दूसरी क्लास लेकर आए हैं। दूसरी क्लास तो नहीं बोलेंगे, इससे पहले हम 3 से 4 क्लास से उत्तराखंड की कवर कर चुके हैं। आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं, उत्तराखंड का इतिहास। इससे पहले हम उत्तराखंड का जो राजनीतिक और भौगोलिक सीमाएँ थी राज्यों या देशों से लगी हुई, या उत्तराखंड के अंदर जो आंतरिक जनपद हैं उत्तराखंड के, उन्हें हम कवर कर चुके थे। उन्हें आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास जो है काफ़ी पुराना है, काफ़ी प्राचीन है। उत्तराखंड का इतिहास जो है प्राचीन होने के साथ साथ अपने आप में एक तरलता भी रखता है। उत्तराखंड के इतिहास को जानने के हम सबसे पहले स्रोत देखेंगे, और उत्तराखंड का इतिहास शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जब हम उत्तराखंड की क्लासेस लाएंगे, और आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं कि उत्तराखंड का इतिहास, इससे पहले हम राजनीतिक सीमाओं का वर्णन कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा अगर उत्तराखंड का गहन अध्ययन आपको करना है। यहाँ मोटा मोटा पढ़ने से आपका काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक जानकारी और कि उत्तराखंड के अंदर अधिकतर, अब देखा होगा जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें उत्तराखंड का जो इतिहास है उसके क्वेश्चन काफ़ी परेशान करने लगे हैं। या बड़े एग्जाम में देखें, उत्तराखंड का पीसीएस एग्ज़ाम हो या लोअर पीसीएस जैसे एग्ज़ाम हो, तो अधिकतर कठिन क्वेश्चन जो है वो उत्तराखंड के इतिहास से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हुए। ये काफ़ी लंबी क्लास चलेगी आपकी। तो उत्तराखंड का इतिहास की अगर हम जानकारी की बात करें तो इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सबसे पहले हम कि उत्तराखंड के इतिहास को जानने के सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास को जानने के हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आपके स्रोत। ठीक है, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इन चीज़ों की जानकारी हमें कैसे हुई है, वो क्या रीजन है, वो क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये इतिहास जो है क्रमानुसार ऐसे ऐसे कर चला होगा। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास के अगर मैं स्रोतों की बात करूं तो इसके 2 प्रकार के स्रोतों में आप विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड को जानने के जो स्रोत हैं आपके, इसको आप 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्रोत आप बोल सकते हो साहित्यिक स्रोत। पहला स्रोत आप बोल सकते हो आप साहित्यिक स्रोत। अगर मैं बात करूं कि दूसरा प्रमुख स्रोत क्या है जिससे हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो अगर दूसरे की बात हम करें तो दूसरा प्रमुख स्रोत देखने को मिलता है आपका पुरातात्विक स्रोत। दूसरा प्रमुख स्रोत है आपका पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास को जानने के आपके पास 2 स्रोत हम पढ़ेंगे। पहला स्रोत मैंने लिखा है साहित्यिक स्रोत, दूसरा स्रोत होगा आपका पुरातात्विक स्रोत। अगर बात करें कि साहित्यिक स्रोत क्या है, देखिए साहित्यिक स्रोत को भी हम 4 भागों में विभाजित कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों को भी हम 4 भागों में विभाजित कर पढ़ सकते हैं, जैसा आप देख रहे होंगे। अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोतों के 4 प्रमुख भागों की, ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत के 4 प्रमुख भाग क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य की। धार्मिक साहित्य की बात करते हैं। धार्मिक साहित्य से हमें पता कैसे चलता है। धार्मिक साहित्य के बाद हम बात करते हैं गैर धार्मिक साहित्य की। गैर धार्मिक साहित्य, और गैर धार्मिक साहित्य के बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम धार्मिक साहित्य की, धार्मिक साहित्य के बाद करेंगे गैर धार्मिक साहित्य की, और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम लोक साहित्य की। लोक साहित्य, और लोक साहित्य के बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जो विभिन्न देशों से या विभिन्न स्थानों से जो विदेशी यात्रा करने वाले यात्री आए हैं, उन प्राचीन यात्रियों ने भी अपनी किताबों में इस उत्तराखंड का वर्णन किया है। ठीक है, तो चौथे प्रकार का नाम हम रख सकते हैं विदेशी यात्रियों का। विदेशी यात्रियों का, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। ठीक है, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। ठीक है, पुरातात्विक साहित्य की अगर हम बात करें तो पुरातात्विक साहित्य की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं धार्मिक साहित्य क्या है, गैर धार्मिक साहित्य क्या है, और लोक साहित्य क्या है, और चौथा मैंने आपको बताया विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। ठीक है,
तो साहित्यिक स्रोत में हम सबसे पहले अगर बात करें धार्मिक साहित्य की, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वो कौन से ऐसे कारण हैं या ऐसे कौन से साहित्य हैं जिनसे इस बात का पता चलता है कि उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास कैसा रहा होगा। ठीक है, तो आपने जाना होगा उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं वेदों में, तो वेदों में जो सबसे प्रमुख वेद है जिसमें उत्तराखंड का महत्वपूर्ण वर्णन है वो आपका है ऋग्वेद। अगर हम ऋग्वेद के बाद बात करें तो आपने पढ़ा होगा महाभारत, और महाभारत के कुछ प्रमुख पर्व हैं जिन्हें हम इस प्रकार लिख सकते हैं ऋग्वेद, और ऋग्वेद के बाद हम कह रहे हैं महाभारत, और महाभारत के अंदर कुछ पर्व हैं जैसे आपका है आदि पर्व। आदि पर्व के बाद आपका जो प्रमुख पर्व है वो है आपका वन पर्व। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी प्रमुख चीज़ की, तो तीसरा प्रमुख है आपका स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में कई जगह आपको उत्तराखंड का वर्णन मिलेगा। अगर स्कंद पुराण के बाद अन्य हम धार्मिक स्रोतों की बात करेंगे तो उन धार्मिक स्रोतों में आपकी कुछ जो आने वाली चीज़ें हैं वो है आपके जैन और बौद्ध साहित्य। ठीक है, जैसे आपने जैन धर्म पढ़ा होगा तो कुछ जैनियों का संबंध उत्तराखंड से रहा है, और इसके अलावा जो जैन और बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, जैन और बौद्ध धर्म के जो क्या हैं आपके साहित्य। ठीक है, इसका मैं सही से वर्णन कर देता हूँ। उत्तराखंड का इतिहास हमने शुरू किया है, और उत्तराखंड के इतिहास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है उत्तराखंड जानने के स्रोत, और उत्तराखंड के इतिहास जानने के स्रोतों को हमने दो भागों में विभाजित करा है। पहला भाग है आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा भाग है आपका पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का अर्थ बच्चों यहाँ पर ये हुआ कि उत्तराखंड का जो इतिहास रहा है उसमें साहित्य का, लिटरेचर का क्या योगदान रहा है। ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये होगा कि उत्तराखंड के निर्माण में जब उत्तराखंड का प्राचीन समय था तो उस समय पुरातात्विक का अर्थ ये हुआ कि पुरा मीन होता है पुराना, और तात्विक मीन अर्थ रखेंगे तत्व का, मतलब जिन पुरानी चीज़ों से, जिन पुरानी वस्तुओं से उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, जैसे इसके अंदर आप ले सकते हैं अभिलेख। आपने सुना होगा कि उत्तराखंड के अंदर एक कालसी शिलालेख बहुत प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, अभिलेख कुछ स्थानों पर उत्तराखंड में मृदु भांड प्राप्त हुए हैं जिनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। उत्तराखंड के अंदर कुछ उत्तराखंड के अंदर स्मारक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से आप देख सकते हो कि उत्तराखंड को जानने में जो पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो अभिलेख, मृदु भांड, स्मारक आदि आप रख सकते हो इसमें। अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले हमने बताया धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य वह साहित्य है जो हिंदू धर्म से संबंधित है या अन्य धर्मों से संबंधित है और जिसका संबंध इस उत्तराखंड से रहा होगा। ठीक है, जैसे आपने ऋग्वेद पढ़ा होगा, ऋग्वेदिक काल में जब ऋग्वेद की रचना हुई तो उसमें उत्तराखंड का भी जगह जगह पर वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद महाभारत में महाभारत के कुछ पर्व हैं जैसे आदि पर्व, वन पर्व, कई स्थानों पर उत्तराखंड का जो है इस महाभारत में भी वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में जगह जगह आपको उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों का अलग अलग नामों से वर्णन मिलेगा। स्कंद पुराण में आपने सुना भी होगा कि उत्तराखंड को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, देवभूमि के नाम से जाना गया है। कुमाऊं क्षेत्र का वर्णन मानसखंड के नाम से हुआ है, या कह सकते हो गढ़वाल क्षेत्र का जो वर्णन है वो केदारखंड के नाम से किया गया है। इसके बाद जैन और बौद्ध धर्म का संबंध भी उत्तराखंड से रहा है। ठीक है, आपको एक कहानी याद होगी कि जब आदि गुरु शंकराचार्य 888 ईस्वी के आसपास या 888 से थोड़ा पहले उत्तराखंड जब आते हैं तो उत्तराखंड आने के बाद इस स्थान पर, इस उत्तराखंड के क्षेत्र पर धीरे धीरे जो था वो बौद्ध धर्म का प्रभुत्व बढ़ने लगा था, हिंदू धर्म से आस्था लोगों की दूर होने लगी थी। तो उस स्थिति में जब आदि गुरु शंकराचार्य आते हैं तो वो इन जैन और बौद्ध धर्मों को दोनों ही धर्मों का प्रभाव यहाँ होने लगा था। तो इन जैन और बौद्ध धर्मों के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने जो था इस उत्तराखंड के अंदर अपने स्तर पर एक जीर्णोद्धार मंदिरों का कराना शुरू किया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि धार्मिक स्रोत बहुत सारे हैं जिनसे उत्तराखंड के इतिहास की हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें गैर धार्मिक स्रोतों की, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं गैर धार्मिक स्रोतों की बात करता हूँ
तो गैर धार्मिक स्रोतों में आपकी कुछ ऐसे साहित्य आएंगे जो प्राचीन काल के तो हैं, मध्यकालीन के तो हैं, लेकिन ये प्राचीन काल के जो साहित्यिक स्रोत हैं इसके अंदर हम रख सकते हैं। जैसे आपने जगह जगह भारतीय इतिहास में पढ़ा होगा, मेघदूत पुस्तक पढ़ी होगी आपने। मेघदूत पुस्तक में उत्तराखंड का वर्णन हुआ है आपका। आपने अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ी होगी, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। मेघदूत पुस्तक, अभिज्ञान शकुंतलम आपकी मीमांसा पुस्तक हो गई आपकी एक। इसके अलावा हर्षचरित्र की पुस्तक, हर्षचरित्र। आपने एक चीज और सुनी होगी कि जब भारतीय इतिहास पढ़ा होगा तो भारतीय इतिहास में आपने इस चीज को देखा होगा कि एक हर्षचरित्र जो पुस्तक है आपकी, इसका विशेष योगदान रहा है उत्तराखंड के इतिहास में। इसके अलावा आप देख सकते हो राज तरंगड़ी पुस्तक, तो राज तरंगड़ी पुस्तक ने भी उत्तराखंड को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। तो गैर धार्मिक स्रोतों में हम मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मीमांसा, हरिचरित, राज तरंगड़ी, ये सब भारतीय इतिहास को जानने की भी प्रमुख किताबें हैं। तो इन प्रमुख पुस्तकों से भी उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर हम बात करें कि गैर धार्मिक स्रोतों में, क्योंकि ये पुस्तकें जो थी धार्मिक नहीं थी, गैर धार्मिक थी, तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णित किया गया है इनमें, जिसमें उत्तराखंड का भी जगह जगह नाम लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड की वो कौन सी गैर धार्मिक पुस्तकें हैं जो इस काल में, प्राचीन काल में लिखी गई थी और जिनसे हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। जब हम आगे जाकर पढ़ेंगे आपका परमार राजवंश, चंद राजवंश या कत्यूरी राजवंश, तो इनके शासन काल में भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा एक पुस्तक थी मानवदेह काव्य, एक पुस्तक आपने पढ़ा होगा मानवदेह काव्य। इसके अलावा आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी नाटक गणिका और मोलाराम तोमर द्वारा रचित थी। एक पुस्तक आपने पढ़ी होगी फतेह प्रकाश, ये आपकी परमार राजवंश के समय लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक थी। इसके अलावा आपने सुना होगा कल्याण चंद्रों में पुस्तक। कल्याण चंद्र जो था कुमाऊं के चंद्रवंश का एक प्रमुख राजा था, कल्याण चंद्रों में उसके चरित्र पर लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक थी, ठीक है। तो ये गैर धार्मिक स्रोत आ जाएंगे, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मीमांसा, हरिचरित, राज तरंगड़ी, जो भारतीय इतिहास को जानने के भी प्रमुख स्रोत हैं। और अगर गैर धार्मिक साहित्य की हम बात करें, गैर धार्मिक साहित्य की हम बात करें तो इस गैर धार्मिक साहित्य के अंदर आपका, मैंने भी आपको बताया, कल्याण, इसके अंदर आप यहां लिख सकते हो कल्याण चंद्रों में, कल्याण चंद्रों में, फतेह प्रकाश। इसके बाद एक पुस्तक थी आपकी नाटक गणिका, नाटक गणिका। ये ऐसी प्रमुख पुस्तकें थी हमारे उत्तराखंड की, जो स्पेशल उत्तराखंड की जानकारी देती हैं। कल्याण चंद्रों में चंद्रवंश का राजा जो कुमाऊं क्षेत्र में था, फतेह प्रकाश जो था आपका गढ़वाल का परमार वंश का राजा था। नाटक गढ़ी का जो है परमार शासन काल में जो प्रमुख आपका कह सकते हैं एक तरीके से कवि भी था, लेकिन उसके साथ साथ जो उसको प्रसिद्धि मिली थी मोलाराम तोमर को, उसने ये पुस्तक लिखी थी और मोलाराम तोमर को प्रसिद्धि मिली थी उसकी चित्रकला के कारण, ठीक है। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं उत्तराखंड की, जो उत्तराखंड के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर बात करें कि मध्यकालीन भारत की वो कौन सी पुस्तकें हैं जिनसे उत्तराखंड के बारे में विशेष जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो उत्तराखंड की जानकारी के अगर हम देखें तो मुगल काल से उत्तराखंड के प्रमुख संबंध रहे हैं, ठीक है। मुगलों से भी उत्तराखंड के शासकों के समय समय पर अच्छे संबंध रहे हैं। तो कुछ प्रमुख पुस्तकें आप देख सकते हैं, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रही है आपकी शाहनामा, एक प्रमुख पुस्तक थी आपकी जहांगीरनामा, ठीक है। इसके अलावा आईने अकबरी पुस्तक भी थी आपकी, एक आईने अकबरी पुस्तक, ठीक है। तो शाहनामा, जहांगीरनामा और आईने अकबरी ये ऐसी पुस्तकें हैं जो मुस्लिम शासकों के द्वारा दिल्ली सल्तनत या मुगल काल में रचित की गई थी, जिनमें कुछ स्थानों पर उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों का वर्णन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल के अंदर राजाओं के शासनकाल में
जो लिखी गई कुछ पुस्तकें थीं, जैसे कल्याण चंद्रों में फतेह प्रकाश नाटक गढ़ी का, ये भी पुस्तकें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी हमें देती हैं। ठीक है। और तीसरी चीज मैंने बताई थी मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मीमांसा, हरचरित और राज तरंगड़ी, ये पुस्तकें जो भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रही हैं, ये भी उत्तराखंड के इतिहास को जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सारी चीज़ें आपकी गैर धार्मिक स्रोतों में आ जाएंगी। आप गैर धार्मिक स्रोतों में जब नोट्स बनाएंगे तो इन पुस्तकों को लिखने के बाद आप कल्याण चंद्रों में फतेह प्रकाश नाटक गढ़ी का इसके नीचे लिखेंगे, और मुगल या दिल्ली के मुस्लिम शासकों के समय जो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें उत्तराखंड का वर्णन है, वो जहांगीरनामा, अकबरी, आईने अकबरी और शाहनामा आदि पुस्तकें हैं। ठीक है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें कि तीसरा महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है, तीसरा महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है आपका लोक साहित्य। लोक का मतलब होता है जो स्थानीय, जो देसी, दो स्थानीय कल्चर होता है उसके द्वारा जो साहित्य लाया जाता है। लेकिन लोक साहित्य उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर लोक साहित्य में पवाड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। पवाड़े, जिन्हें स्थानीय भाषा में भड़ो नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आप जागर भी सुनेंगे, जागर। अगर हम पवाड़े की बात करें या भड़ों की बात करें, ये क्या है? देखिए, प्राचीन काल में उत्तराखंड में क्या होता था, ईश्वर को या अपने देवताओं को खुश करने के लिए रात में जो थे लोग जागते थे, जागरण करते थे, जैसे आप सुन भी रहे होंगे जागर। ठीक है, सॉरी, पवाड़े की बात करते हैं पहले। पवाड़े या भड़े क्या है? पवाड़े या भड़े जो है लिखित नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, एक दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी सुनाती चली आ रही है अपने पूर्वजों के समय से। ठीक है। ये जो लोक साहित्य है उत्तराखंड का, ये लिखित नहीं है, और विशेषकर इसके अंदर पवाड़े, भड़ो या जागर जो है ये लिखित नहीं है। ये गाकर या एक दूसरे की पीढ़ी आने के बाद एक दूसरे को बताकर एक स्तर से दूसरे स्तर और तीसरे, चौथे, पांचवें स्तर तक पहुंचाए जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। ठीक है। जब आप उत्तराखंड पढ़ेंगे तो उत्तराखंड के इतिहास में विदेशी यात्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। विदेशी यात्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिन्होंने अपने देशों में वापस जाकर या अपने यात्रा वृत्तांत में जो वर्णन करा है भारत का, उसमें कुछ यात्रियों ने उत्तराखंड की भी यात्रा की थी, तत्कालीन उत्तराखंड की, और उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध स्थानों का वर्णन जो है वो अपनी पुस्तकों में विभिन्न नामों से करा है। ठीक है। जैसे एक प्रसिद्ध चीनी यात्री आया था उत्तराखंड, उस उत्तराखंड आने वाले चीनी यात्री का नाम था हुवेन सांग। उस व्यक्ति का नाम था हुवेन सांग। हुवेन सांग ने उत्तराखंड का वर्णन जो है विभिन्न नामों से करा है, जिसमें विशेषकर इसने हरिद्वार का वर्णन करा है, गंगा नदी का वर्णन भी किया है। हुवेन सांग के बाद अगर देखें कि अन्य प्रमुख ऐसे विदेशी यात्री या अन्य ऐसे विदेशी यात्री जिन्होंने उत्तराखंड का वर्णन किया है, वो कौन थे? तो ध्यान रखिए, आपने सुना होगा एक अंग्रेज यात्री आया था यहाँ पर, मोरक्राफ्ट। एक अंग्रेज यात्री आया था, उस व्यक्ति का नाम था मोरक्राफ्ट, और मोरक्राफ्ट को लेकर उत्तराखंड के ग्रुप सी के एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। अगर हम बात करें तीसरी, तो तीसरा महत्वपूर्ण यात्री आया था आपका मेगास्थनीज। तीसरा प्रमुख यात्री आया था आपका मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज का संबंध जो है आपने सुना होगा कि आपके मौर्य शासनकाल से भी रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य प्रमुख यात्री जो आए थे उत्तराखंड में, तो आपने सुना होगा तैमूर लंग आया था। तैमूर लंग के साथ जो है उसका जो एक इतिहासकार था सर्रुद्दीन, तो सर्रुद्दीन ने भी उत्तराखंड का वर्णन करा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर विदेशी यात्री जब आए तो उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत जो लिखा अपनी पुस्तकों में, उसमें उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक या धार्मिक पृष्ठभूमि को दर्शाया है। ठीक है। तो ये हो गया आपके साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत के बाद मैंने आपको बताया था पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत क्या बताया हमने कि अभिलेख या मृदुभांड या स्मारक जो हैं प्राचीन काल के, उनसे भी हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। तो हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि उत्तराखंड का इतिहास हमने शुरू करा है।
उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत हम पढ़ रहे हैं। क्या क्या स्रोत हैं जिनसे हमें उत्तराखंड की जानकारी प्राप्त होती है? तो बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके। हमने इसको दो भागों में बांटा। पहला भाग है आपका साहित्यिक स्रोत, दूसरा भाग है आपका पुरातात्विक स्रोत। और जो पहला भाग है साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत के अंदर आपके आते हैं धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य, लोक साहित्य और विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। ठीक है, हमने इन 4 टॉपिक को बनाया। इन 4 टॉपिकों से उत्तराखंड का इतिहास जानने में हमें बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, जैसे धार्मिक साहित्य कौन से हैं जिनसे पता चला उत्तराखंड का इतिहास ऐसा भी था। गैर धार्मिक स्रोत, लोक साहित्य या विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। हमने उदाहरण के स्वरूप आपको बता दिया कि धार्मिक साहित्यों के अगर उदाहरण देखें तो ऋग्वेद में, महाभारत में, स्कंद पुराण में, जैन और बौद्ध धर्म के साहित्यों में भी इस उत्तराखंड के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्योंकि इन चीज़ों में जानकारी मिलती है और ये ऋग्वेद, महाभारत, स्कंद पुराण, जैन और बौद्ध साहित्य सभी धर्मों से संबंधित साहित्य हैं, तो हमने इसका नाम रख दिया धार्मिक साहित्य। बात करें हम अगर दूसरे टॉपिक की साहित्यिक स्रोत के अंदर, तो वो है गैर धार्मिक साहित्य, मतलब जिसका संबंध विशेषकर धर्म से ना हो, ऐसा साहित्य जो आपका वो गैर धार्मिक साहित्य कहलाता है। तो गैर धार्मिक साहित्य में आप मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मीमांसा, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें जिनमें उत्तराखंड का वर्णन किया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण साहित्य आपका लोक साहित्य। लोक साहित्य वो होता है जिसमें लिखित नहीं होता है और लिखित ना होने के साथ साथ इसकी जानकारी का जो स्रोत होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी तक पता चलता रहता है। ठीक है, चौथा प्रमुख चीज जिसे हमें पता चला कि उत्तराखंड का इतिहास ये है, वो है विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। उन्होंने भी अपनी प्रमुख पुस्तकों में जो है इस उत्तराखंड का वर्णन किया है। हालांकि विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत जो है वो साहित्य में भी आता है, उन्होंने भी साहित्य ही लिखा है। ठीक है, और दूसरा जो प्रमुख स्रोत बताया था प्रमुख वाला, वो था पुरातात्विक साहित्य। और पुरातात्विक आप जानते हो जब कोई लिखित साहित्य नहीं होता है, केवल कुछ प्राचीन चीज़ों से, स्मारकों से या कह सकते हो अभिलेखों से पता चलता है, तो ऐसा स्रोत हम कहलाता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, नोट करते भी चलिएगा और चीज़ों को समझते ज़्यादा चलिएगा। अभी आपको थोड़ा कठिन लगेगा क्योंकि मैंने थोड़ा गहनता से शुरू किया है और गहनता से ही हमें पढ़ना चाहिए। जो अगर हम उत्तराखंड के पीसीएस एग्जाम में या लोअर पीसीएस के एग्जाम में भी अगर बैठें और हमें लिखने के लिए क्वेश्चन भी दिया जाए तो हम उसका आंसर अपने शब्दों में सटीक तरीके से लिख सकें। ठीक है, और वनडे एग्जाम के लिए तो अच्छा काम देगा ही आपके लिए, तो इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग देखते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप अगर समय समय पर शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो हमें उतनी ही पावर, उतनी ही शक्ति आपकी इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मिलती रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास का कालक्रम क्या है। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास का अगर हम बात करें कालक्रम क्या है, तो आप लोग हैंड डालिएगा मेरे साथ में। उत्तराखंड इतिहास का कालक्रम, उत्तराखंड इतिहास का कालक्रम। तो उत्तराखंड के इतिहास कालक्रम की अगर हम बात करें कि उत्तराखंड के इतिहास का कालक्रम क्या होगा। ठीक है, कालक्रम का मीन ये हुआ कि जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया में चीज़ें आई हैं, तो तब से ही उत्तराखंड बहुत प्राचीन एक स्थान रखता है अपना। तो इस उत्तराखंड को हम विभिन्न कालक्रमों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे क्या है, हमें सुविधा मिलती है। सुविधा के साथ साथ एग्जामिनर भी इस क्रमवाई चीज़ों को एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अगर उत्तराखंड के इतिहास के कालक्रम की बात करें या कालखंड की बात हम करें कि उत्तराखंड के इतिहास का कालक्रम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे आप पढ़ते होंगे भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास में आप देखते होंगे कि सबसे पहले जो काल है, हमने उत्तराखंड के इतिहास को या भारतीय इतिहास को 3 प्रमुख कालों में बांटा है। ठीक है,
सबसे पहले अगर हम बात करें काल की, तो उस काल का नाम क्या है आपका, ठीक है। तो 3 प्रमुख काल जो है वो कौन से प्रमुख काल हैं? तो सबसे पहला काल जो है वो है आपका प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहला जो काल है बच्चों, वो काल है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, अभी इसका वर्णन करेंगे। प्रागैतिहासिक काल के बाद जो प्रमुख काल देखने को मिलता है वो दूसरा काल है आपका आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो प्रमुख काल है जिसके बारे में बहुत जानकारियाँ मिलती हैं, वो उसका नाम रखा गया है ऐतिहासिक काल। इस तीसरे प्रमुख काल का नाम है आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं और प्रागैतिहासिक काल का काल क्या है, ठीक है। जैसे भारतीय इतिहास को जानने के लिए हम इतिहास को 3 भागों में बांट देते हैं, इसी प्रकार सेम टू सेम हम उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए भी 3 भागों में इतिहास को बांटने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने सुना प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का काल क्या है बच्चों? आपको अलग अलग किताबों में या अलग अलग जो भी आपके पास सोर्सेज होंगे या पढ़ाई के सोर्सेज होंगे, तो कहीं कहीं क्या होगा कि आपको इसमें भिन्नता मिल सकती है प्रागैतिहासिक काल में, क्योंकि इसका सटीक से वर्णन नहीं हुआ है। तो इसको हम कह सकते हैं 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व का जो काल है, 3000 ईसा पूर्व का जो काल है, उस काल को कहा जाता है आपका प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। 3000 ईसा पूर्व से पहले का काल, 3000 ईसा पूर्व से पहले का काल, 3000 वर्ष से पहले का जो काल है, 3000 ईसा पूर्व से पहले का जो काल है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जा रहा है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को हम एक तरीके से कह सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल को हम क्या कह सकते हैं? देखिए, प्रागैतिहासिक काल है क्या? वह काल जिसके बारे में हमें कोई लिखित ठोस प्रमाण ना हो या कोई कैसा भी लिखित प्रमाण प्राप्त ना हुआ हो, केवल पुरातात्विक चीज़ों से ही हमें पता चलता हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वह काल, प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिसकी जानकारी हमें, इसको कह सकते हैं जिसकी जानकारी हमें, जिसकी जानकारी हमें केवल पुरातात्विक प्राप्त हुई हो, केवल पुरातात्विक प्राप्त हुई हो, कोई लिखित प्रमाण ना हो, कोई लिखित प्रमाण ना हो। समझिए इस चीज़ को, जिसकी जानकारी हमें केवल पुरातात्विक प्राप्त हुई हो, कोई लिखित प्रमाण ना हो। कैसा भी कोई लिखित प्रमाण नहीं था, क्योंकि ये जो काल था मानव का, वह काल था जब मानव का विकास अवस्था हो रही थी या होने वाली थी। तो उस काल को हमने नाम रखा प्रागैतिहासिक काल। इसकी जानकारी का हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं हुआ, तो ऐसा जो काल है वो रखा हमने प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। हाँ, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने जो है पत्थरों का उपयोग करना आरंभ कर दिया था, तो इसलिए हमने इसे पाषाण नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो हम इस युग को जो है पाषाण काल भी कह सकते हैं, इस युग को हम पाषाण काल भी कह सकते हैं। और बात करें पाषाण काल की, तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इतना डीप हम नहीं जाएंगे पाषाण काल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, पाषाण काल को हमने 3 प्रमुख भागों में बांटा है। अगर 3 प्रमुख भागों की बात करें तो एक है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा जो है आपका वो है मध्य पाषाण काल, और तीसरे को कह सकते हो आधुनिक पाषाण काल, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल, पूरा मतलब आदि ऐतिहासिक काल का जो सबसे पुराना वाला भाग है, ठीक है। और मध्य मतलब बीच वाला, और आधुनिक आपका सबसे नया वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल, ये है आपका मध्य पाषाण काल, और ये है आधुनिक पाषाण काल, ठीक है। तो समझिए प्रागैतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से पहले जितना भी था आपका, जितनी भी जानकारी मिलती है, उस काल को हमने प्रागैतिहासिक काल कहा है। इसकी विशेषता ये होती कि इस काल में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है, केवल पुरातात्विक चीज़ों से ही हमें पता चलता है, ठीक है।
अगर हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल की, तो आदि ऐतिहासिक काल को हम कह सकते हैं 3000 बीसी से जो आपका 3000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है, उसके अंदर जो भी जानकारी हमें मिलती है उस इतिहास को हमने आदि ऐतिहासिक काल के अंदर रखा है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि लिखित प्रमाण मिला है इसका, लेकिन लिखित प्रमाण मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, समझिए इस चीज को। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? वह काल जहां जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है केवल पुरातात्विक के साथ साथ जो है वो लिखित भी हो, लेकिन लिखित साहित्य को पढ़ा नहीं जा सका है आज भी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो कि सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो थी, वहाँ जो वर्ण लिखे गए हैं या जो चीज़ें लिखी गई हैं तत्कालीन मानव ने, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ऐसा काल कहलाता आपका आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल को देखिएगा मुख्य रूप से ऐतिहासिक काल क्या है। तो समझिए ऐतिहासिक काल क्या होगा आपका। तो ऐतिहासिक काल ये होगा कि ऐतिहासिक काल की लिखित जानकारी भी आपको प्राप्त हुई है, जिसकी लिखित भी जानकारी हो और लिखित के साथ साथ आपकी पुरातात्विक चीज़ें भी प्राप्त हुई हों। ठीक है, लिखित साहित्य और पुरातात्विक दोनों जानकारियां आपको जिस काल में मिलती हैं उस काल को हमने कह दिया ऐतिहासिक काल। और इस ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल को हम 3 प्रमुख भागों में बांटकर चलेंगे। जैसे हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे हम प्राचीन इतिहास की। ऐतिहासिक काल में सबसे पहला आएगा प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास के बाद आएगा आपका मध्य इतिहास, और मध्य इतिहास के बाद आपका आएगा आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक इतिहास, और ये है आपका मध्य इतिहास, और ये है आपका प्राचीन इतिहास। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो आपका जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल क्या कहेंगे? लिखित प्लस पुरातात्विक, मतलब जिसका लिखित प्रमाण हो, पढ़ा भी जा सकता हो, और पुरातात्विक मतलब पुरानी चीज़ों से भी पता चलता हो, जैसे अभिलेखों से या विभिन्न स्मारकों से, विभिन्न पुराने भवनों से। तो ऐसा काल ऐतिहासिक काल कहलाया। और ऐतिहासिक काल को हम 3 प्रमुख भागों में कर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, और यहीं से हमारा उत्तराखंड की जानकारी शुरू हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा इसका उत्तराखंड से संबंध क्या है। उत्तराखंड से संबंध ये है कि जब हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने बताया कि यहाँ जानकारी उत्तराखंड की भी आपको लिखित मिलेगी, लेकिन लिखित प्रमाण पढ़े नहीं जा सके हैं। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित जानकारी नहीं मिलेगी, केवल पुराने स्मारक या पुरानी जो चीज़ें हैं जिन्हें हम पुरातात्विक बोलते हैं वही मिलेंगी उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड का भी प्रागैतिहासिक काल रहा है। ठीक है, जैसे आपको कुछ गुफाएं मिलेंगी, गुफाओं के अंदर चित्रकारी मिलेगी, तो वो चैप्टर हम गुफाओं का प्रागैतिहासिक काल में कवर करेंगे। जैसे हमने आदि ऐतिहासिक काल आया, तो आदि ऐतिहासिक काल में बताया कि लिखित प्रमाण मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ठीक इसी प्रकार उत्तराखंड में भी आपको ऐसी गतिविधियां देखने को मिलेंगी जिनको हम 1 से 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर जो उत्तराखंड का इतिहास हम तरीके से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, जिसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों प्रमाण उत्तराखंड की जानकारी के होंगे। उत्तराखंड की जानकारी के लिखित प्रमाण भी हैं और पुरातात्विक भी हैं। तो ऐसे इतिहास को हम ऐतिहासिक काल के अंदर पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल को हमने 3 प्रमुख भागों में बांटा है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, इस चीज़ को नोट कीजिए। थोड़ा मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ। कल जो हम पढ़ने वाले होंगे चीज़ें, कल जो हम चीज़ें पढ़ेंगे उसके बारे में जानिए। कल हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का जो मैंने तीसरा पार्ट आपको अभी बताया है। तीसरा पार्ट आपको बताया मैंने ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर जो चलता है, बाद में चल रहा है, उसे ऐतिहासिक काल में रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इतिहास को जो है वो आपके 3 भागों में बांटा है। इतिहास को जो है आपको
3 भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिए, इतिहास को जो 3 प्रमुख भागों में बांटा है हमने। एक भाग था आपका ऐतिहासिक काल, एक भाग है आपका ऐतिहासिक काल। तो इस ऐतिहासिक काल का जो काल है वो 600 ईसा पूर्व से अब तक, 600 ईसा पूर्व से कह सकते हो अब तक, ठीक है। तो इस ऐतिहासिक काल के अंदर हम कौन कौन से प्रमुख राजवंश पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल में जैसे हमने बताया अभी कि पहला जो पार्ट होगा वो होगा आपका उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। पहला जो पार्ट होगा वो होगा उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा आपका उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास। और तीसरे पार्ट में जो हम कवर करेंगे उत्तराखंड के इतिहास को, वो करेंगे उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास, ठीक है। उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास, ठीक है। इसको नाम दे सकते हो कि उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। आपको लग रहा होगा जी भारत तो नहीं पढ़ा रहे हो आप। उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से अब तक जितनी गतिविधियां हैं उनको हम 3 पार्ट में कर कर पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास और उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास, ठीक है। अब देखते हैं कि उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास में क्या चीज़ें आएंगी आपकी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा सही से। उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिए। उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में हम जो पढ़ने वाले प्रमुख वंश हैं वो इस प्रकार होंगे आपके। जैसा आप पौरव राजवंश कवर करेंगे, यहाँ आप एक राजवंश करेंगे यहाँ पर कुड़िंद राजवंश, कुड़िंद राजवंश। कुड़िंद राजवंश के बाद आप जो कवर करेंगे वो करेंगे आप कार्तिकेयपुर राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश। और एक राजवंश आप कवर करोगे यहाँ पर कत्यूरी राजवंश, कत्यूरी राजवंश, ठीक है। तो इन राजवंशों को हम कवर करेंगे आपके उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में। अगर बात करें मध्यकालीन इतिहास की, तो मध्यकालीन इतिहास में आप किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए। मध्यकालीन इतिहास में आप कवर करेंगे जो आपका चला है परमार राजवंश, ठीक है। परमार या इसे किताबों में पवार राजवंश भी कहा जाता है, ठीक है। तो परमार या पवार राजवंश। इसके अलावा यहाँ कवर करेंगे हम चंद राजवंश। इसके अलावा यहाँ कवर हम करेंगे उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास में परमार राजवंश, चंद राजवंश और थोड़ा सा आपको यहाँ जो है वो गोरखा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। गोरखा शासन, गोरखा शासन, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास की, तो उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास में हम कवर करेंगे कि उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास में हम कवर करेंगे गोरखा शासन, सॉरी गोरखा शासन आप पीछे कवर कर लेंगे। उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास में हम ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल कवर करेंगे। और ब्रिटिश काल के अलावा हम टिहरी रियासत भी कवर करेंगे, टिहरी रियासत। और एक टॉपिक होगा आपका उत्तराखंड के आंदोलन, उत्तराखंड के आंदोलन, ठीक है। तो कल की वीडियो में हम ये चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल जो 600 ईसा पूर्व से अब तक हम पढ़ेंगे। मैंने इसको 3 पार्टों में बांटना है। उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास जिसमें हम पौरव राजवंश, कुड़िंद राजवंश, कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश पढ़ेंगे। उत्तराखंड का जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें हम परमार या जिसको हम पवार भी कहते हैं वो राजवंश पढ़ेंगे, चंद राजवंश और गोरखा शासन पढ़ेंगे। जब हम उत्तराखंड का आधुनिक पढ़ेंगे तो ब्रिटिश काल आरंभ हो जाएगा आपका, और टिहरी रियासत और उत्तराखंड के आंदोलन, उत्तराखंड बनाने के आंदोलन कैसे कैसे चले, ठीक है।
तो आज के लिए इतना। कल हम पहली वीडियो में आरंभ करेंगे उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई कि प्राचीन इतिहास पढ़ने से पहले हम उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, एक वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, उसको एक या दो वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर हम तरीके से शुरू करेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल, जिसमें हम उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास शुरू कर देंगे, जिसमें राजवंश आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना, बाकी कल की वीडियो में करते हैं।